Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 3rd of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 अगस्त 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है भूटान को, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, क्या बोलता है, H1N1 वायरस कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन से बीमारी के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी डेंगू या फिर ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। तो जो थंबनेल वाला आर्टिकल है ना, वो आज के द हिंदू में फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। काफ़ी दिनों से ताइवान चर्चा में बना हुआ है और आपने थंबनेल देखा होगा कि किस प्रकार से बनाया हुआ है। इंडिया चाइना के बीच में, यूएसए चाइना के बीच में यहाँ पर एक वॉर हो सकती है और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी कल तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही थी। देखो हुआ क्या है समझते हैं। एक पर्सनैलिटी लगातार न्यूज़ में बनी हुई है जो कि आप लोग को यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है। नाम क्या है इनका नाम है नैन्सी पेलोसी। तो ये जो है अभी ताइवान में पहुंच चुकी हैं। कल ये ताइवान में इनका प्लेन लैंड करता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल मच जाता है। इनफैक्ट ये जो खबर है ना, ये यहाँ पर कल पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर बन जाती है। और कल ट्विटर पे लगातार ताइवान ट्रेंड कर रहा था और करेंट टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी ताइवान ट्रेंड कर रहा है। अभी समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो ये नैन्सी पेलोसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो आज के टाइम पर यूएस के हाउस की एक स्पीकर हैं। रीसेंट टाइम पे क्या होता है, यूएसए और चाइना के बीच में एक बातचीत होती है, दोनों के लीडर्स के बीच में थोड़ी बहुत डिस्कशन किया जाता है, बातचीत होती है और उस बातचीत के दौरान यहाँ पे चाइना जो है सीधा यूएस को वार्निंग देता है कि नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान पे नहीं आनी चाहिए, ताइवान पर लैंड नहीं करनी चाहिए। और ये बात दुनिया भर को पता थी कि हाँ चाइना ने इस प्रकार से यहाँ पे बोल रखा है यूएसए से। तो यूएसए के ऊपर यहाँ पे अपने ऊपर ये सवाल उठा है। और क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार खबर बनी हुई थी कि नैन्सी पेलोसी यहाँ पे पहुँचेंगी ताइवान, जाने वाली हैं ताइवान। और फाइनली कल यहाँ पर इनका जब प्लेन लैंड हो रहा था ताइवान की साइड में, जा रहा था सिंगापुर से, तो उसके बाद में ये दुनिया का मोस्ट ट्रैक प्लेन बना। क्योंकि देखो प्लेन्स होते हैं ना, उनको आप ट्रैक कर सकते हो बहुत सारे ऐप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इनके प्लेन को ट्रैक कर रहे थे कि ताइवान जा रहा है नहीं जा रहा है। देन फाइनली यहाँ पर कल शाम के टाइम पर ताइवान में इनका प्लेन लैंड कर जाता है। मतलब चाइना ने जो वार्निंग दी थी ना, वो चाइना की लास्ट वार्निंग ही रह गई। अब आप कहोगे लास्ट वार्निंग क्या है, हंसा क्यों मैं, तो क्योंकि यहाँ पर चाइना की एक लास्ट वार्निंग आपको देखने को मिलती है। पता है, आप जब गूगल पर सर्च करोगे ना तो इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि चाइना की फाइनल वार्निंग या फिर लास्ट वार्निंग क्या होती है। तो ये फाइनल वार्निंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पुराने टाइम का मैं आपको बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ये बात है लगभग 1950 से लेकर 1960s के आसपास की। तो रिलेशनशिप जो होते हैं किस किस के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में, ये ख़राब हो जाते हैं ताइवान के स्ट्रेट इश्यूज़ की वजह से। तो ताइवान को लेकर यहाँ पे रिलेशन ख़राब हुए 1950 से लेकर 60s के आसपास। अब होता क्या है कि अमेरिका का एक मिलिट्री फाइटर जेट रेगुलरली यहाँ पे ताइवान के पास में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। जो ताइवान स्ट्रेट है ना, वहाँ पर एक दस्तक मार रहा होता है। तो यहाँ पे चाइना प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि अमेरिका ताइवान के पास में क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि ताइवान को कोई भी कंट्री सपोर्ट करे।
अब यहाँ पे चाइना खड़ा रहा, प्रोटेस्ट करता रहा कि अमेरिका क्यों यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है, क्यों यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, और प्रोटेस्ट करते करते अमेरिका को खूब सारी वार्निंग दी। 1950 से लेकर 60s के आसपास की बात है, तो कुछ ही टाइम पे लगभग आप कह सकते हो 900 वार्निंग दी थी, 900 फाइनल वार्निंग कि अब ये फाइनल वार्निंग है, अब ये फाइनल वार्निंग है। इस प्रकार से 900 फाइनल वार्निंग्स दी गई थी चाइना के थ्रू। तब से यहाँ पे चाइना का मजाक बन चुका है फाइनल वार्निंग को लेकर। तो यहाँ पे कल आपने देखा होगा, कल एक चीज़ ये भी ट्रेंड हो रही थी, चाइना की फाइनल वार्निंग। हालांकि यहाँ पे चाइना ने वार्निंग दी यूएसए को, लेकिन यूएसए के ऊपर ये जब बात आई तो यूएसए ने यहाँ पर नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है वो लैंड करवाया ताइवान पर। और एक बात और, यहाँ पे चाइना ने एग्जैक्टली बोल दिया था कि हम लोग यहाँ पे प्लेन को हवा में उड़ा देंगे, प्लेन को हवा में मार देंगे अगर ये ताइवान आएगा तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बहुत सारे जो एक तरीके से आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जो फाइटर जेट्स है वो सब यहाँ पे तैनात हो चुके थे कल। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई थी, आपने देखा होगा चाइना के अंदर सायरन बज रहा है, प्लेन इनका लैंड हो रहा है ताइवान, वो सारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। देन उसके बाद में यहाँ पे यूएसए ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ताइवान के पास में तैनात कर दिए थे कि अगर कोई भी इशू होता है, प्लेन उड़ता है, तो पूरी तरह से यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार थे। तो अभी फ़िलहाल करेंट टाइम पर भी सिचुएशन ज़्यादा सही नहीं है और ऐसी बिगड़ी भी बनी हुई है। देन उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये तो मैंने आप लोग को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल दिखाया, फिर साथ ही साथ में ये आप देख पाओगे इनके अकाउंट पर इन्होंने कल एक पोस्ट भी किया। जैसी कल यहाँ पर ये पहुँचती हैं ताइवान, उसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट भी करती हैं, ताइवान की तरफ सपोर्ट भी दिखाती है कि ताइवान एक रोबस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है यूएसए का इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो जैसे यूक्रेन के अंदर इशू हुआ था ना, वैसे यहाँ पर ताइवान वाला इशू देखने को मिल रहा था। बाकी यहाँ पर एक वॉर की पूरी संभावना बनी हुई थी, और अभी भी यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो आने वाले टाइम पर कुछ भी हो सकता है। यूएसए और चाइना के बीच में हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी लड़ाई भी देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये सारा मुद्दा। फिर उसके बाद कल जब मैं यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रहा था ना, तो रात में कुछ आर्टिकल्स ये भी पब्लिश हो रहे थे कि चाइना बाद में अपनी क्लैरिफिकेशन देता है। चाइना ये बोलता है कि हमारी बातचीत हो चुकी है अमेरिका से, मतलब अब यहाँ पे चाइना की बात कुछ बनी नहीं, ठीक है ना। अब चाइना ने धमकी दी, लेकिन वो जो वार्निंग है ना, वो फाइनल वार्निंग ही रह गई। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे अमेरिका ने प्लेन लैंड करवा दिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि चाइना को अपना क्लैरिफिकेशन देना था, और चाइना ने यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ों क्लैरिफाई किया कि हमारी बातचीत हो चुकी थी कि ताइवान में आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसी बातचीत हुई नहीं होगी इनकी। क्लियर हुआ? तो सारा का सारा इशू मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मुद्दा कल से। और ताइवान बहुत दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ताइवान की न्यूज़ में क्यों बना हुआ है सर, न्यूज़ में पढ़ा दो ताइवान के बारे में। तो बेसिकली इस चीज़ का इंतज़ार था, क्योंकि यहाँ पे पता 2 दिनों पहले से था कि हाँ यहाँ पर ये जा रही हैं, लैंड करने वाली हैं, ताइवान पर जाएंगी नहीं जाएंगी उसको लेकर इशू बना हुआ था। देखो अब यहाँ पर ये इशू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये सारा बवाल हो क्यों रहा है। देखो ये सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि ताइवान जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इधर आपको चाइना देखने को मिलेगा और इधर हमारा महान भारत देखने को मिलेगा। तो इधर ताइवान जो है एक टाइम पर चाइना का हिस्सा हुआ करता था, अब ये अलग हुआ। तो उसके बाद से यहाँ पर ताइवान बोलता है ना कि हम लोग अलग ही रहना चाहते हैं, हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। लेकिन चाइना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। चाइना बोलता है नहीं, ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है और ये हमारा ही हिस्सा रहेगा। अब कोई दूसरी कंट्री अगर ताइवान को सपोर्ट दिखाती है कि हाँ ताइवान एक एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, अगर कोई ऐसा इस प्रकार का सपोर्ट दिखाता है, तो चाइना के रिलेशन जो है ना उस कंट्री के साथ में काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। जैसे यूएस यहाँ पर ताइवान के प्रति काफ़ी सपोर्ट दिखाता है, ताइवान को सपोर्ट करेंगे हर चीज़ पर, तो उसी की वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए और चाइना के बीच में भी रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहते हैं। रीज़न बीइंग क्या है मैंने आपको बता दिया, ताइवान अलग रहना चाहता है, चाइना बोलता है नहीं ये हमारा हिस्सा है और हम लोग इसको वापस से लेंगे। नाउ अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, अभी पूरे चांसेस है कि एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख सकें यूएसए और साथ ही साथ चाइना के बीच में। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे यार जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग यहाँ पे वो सपोर्ट कर सकते हो जैसा डेली बेसिस पर कर रहे हो। 5K प्लस लाइक का टारगेट हमारा रहता है डेली बेसिस पर। साथ ही साथ में आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। पेज नंबर 3 पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस में। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स का ये भी टॉपिक आपको देखने को मिलता है सिलेबस के अंदर। हुआ क्या है, एक डेटा आया है जो कि बहुत अच्छा डेटा है, कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है MG नरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में।
ये एक्ट बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, ये एक तरीके से काम देता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, 100 डेज़ का, मिनिमम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में चर्चा करता है। अब हुआ क्या, रिसेंट डेज़ में हम लोगों ने देखा है कि एमजी नरेगा के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आए हैं वो सब यहाँ पर बताते ही हैं कि एमजी नरेगा के अंदर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फ़ंड गलत इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे फ़ंड की कमी हो जा रही है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर उनको प्रॉपर टाइम पर उनके वेजेस नहीं मिल पा रही, उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पर डिस्कस किए हैं। एक और आर्टिकल आता है, यहाँ पे बोला गया 4 स्टेट्स, 4 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एमजी नरेगा का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। एमजी नरेगा स्कीम का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है इन 4 स्टेट्स के थ्रू। और वो कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं, तो उनके नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और एग्जाम्पल में आराम से कोट कर सकते हो जब भी एमजी नरेगा के इशू के बारे में चर्चा होती है। तो 4 स्टेट्स के अंदर सदर्न स्टेट्स हैं चारों के चारों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना। ये हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस निकल कर आ रहे हैं फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन के, यानी कि वही जो फंडिंग है उसका गलत यहाँ पर यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। ठीक है ना, तो 4 स्टेट्स को लेकर यहाँ पे बताया गया फंड का मिस अप्रोप्रिएशन किया गया, कितने कितने रुपए का मिस अप्रोप्रिएशन किया गया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ जो कि आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वो आप लोग स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते यह हैं कि एमजी नरेगा स्कीम क्या है, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक भी कवर हो जाना चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये तीसरी बार बोल रहा हूँ तो ये तो नाम रट जाना चाहिए क्योंकि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। अच्छा, इस एमजी नरेगा को पहले सिर्फ और सिर्फ नरेगा के नाम से जाना जाता था, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से एक एक्ट पास किया गया था 2005 में। बाद में यहाँ पर इसका नाम चेंज किया जाता है। अब ये जो स्कीम है ना, ये बेसिकली यहाँ पर वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, यानी कि लोगों को रोज़गार देती है और उसके बदले में ऑब्वियस सी बात है लोगों को मजदूरी करवा के मजदूरी दी जाती है। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं ना, उन्हीं को ये काम देती है। प्लस ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आपको देखने को मिल जाती है। प्लस जो भी यहाँ पर एडल्ट मेंबर देखने को मिलते हैं वो सब यहाँ पर एलिजिबल हो पाते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर काम करने के लिए। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो मिनिमम वर्क दिया जाता है वो 100 डेज़ का है। ध्यान रखना, मिनिमम 100 दिन का काम दिया जाता है और मैक्सिमम यहाँ पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। क्लियर हो गया। ये वर्कर जो भी होते हैं वो होते हैं अनस्किल्ड वर्कर, जिनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। प्लस यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा कम कवर करती है, बाकी सारे एरियाज़ को, डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे ज़्यादा कवर करती हुई नज़र आती है। देन उसके बाद में और क्या मेंशन किया गया, ये तो आपने एमजी नरेगा के बारे में समझा। यहाँ पे जो वेमेन वगैरह हैं उनको भी वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ना कुछ दिक्कतें हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर चर्चा में हैं। काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हमने रीड करे हैं, है ना, काफ़ी सारे एक्सप्लेनर सेक्शन के आर्टिकल्स रीड करे हैं, तो वो मेजर पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आते हैं। ये मेजर पॉइंट्स अपने पास में लिख कर रख सकते हो। तो एमजी नरेगा में सबसे बड़ा इशू क्या निकल कर आता है, नंबर 1 रेडिकुलसली लो वेज रेट। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इसके अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पर जो मजदूरी मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। हमारे पास में एक डेटा है, उस डेटा के अंदर बताया ये गया, 2017 का डेटा है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस का। ये पता चलता है कि मेन को पर डे के हिसाब से 264 रुपीज़ दिए जा रहे थे और वेमेन को 205.32 रुपीज़ दिए जा रहे थे। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एक इनइक्वालिटी भी देखने को मिल रही है, असमानता है यहाँ पर मेन और वेमेन के बीच में। दोनों की सैलरीज में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हालांकि जब आप लोग वर्क देखोगे ना तो हमने एक आर्टिकल रीड भी किया था, आपको याद आ रहा होगा, वो ये था कि वेमेन से वर्क थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, वेमेन से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करवाया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग देखोगे जो वेमेन को सैलरीज मिल रही हैं वो बहुत कम मिल रही हैं। तो यानी मेन और वेमेन के बीच में एक जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर इशू के तौर पर यह देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर इशू है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। मतलब पहले से यहाँ पर देखो क्या है ना, ऑब्वियस ही बात है, काम करवा रहे हो तो आपको यहाँ पर मजदूरी देनी है उस वर्कर को, लेकिन इस स्कीम के अंदर फंड की कमी होती रही है बार बार। और पिछले साल से आप देखोगे लगातार कमी हो रही है। पिछले साल अक्टूबर का महीना था, सितंबर का महीना था, दिवाली के टाइम पे हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स रीड करे थे, आपको याद भी होगा अगर आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो तो, कि महीने महीने तक यहाँ पर वेजेस का वेट करना पड़ा था वर्कर्स को। तो लैक ऑफ फंड यहाँ पे रहा है। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसी चक्कर में जो लोग हैं उनको ऑब्वियस ही बात है, स्कीम के अंदर जब पैसे की कमी है तो इससे यहाँ पर पेमेंट जो हो रही है वो बहुत डिले हो रही है। कभी महीनों लग जाते हैं पेमेंट जाने में वर्कर्स के पास में, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम बना हुआ है।
फिर उसके बाद में एक और सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अपना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका एक बहुत बेहतर रोल हो सकता है इस पूरे के पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, बट यहाँ पर उनका जो रोल है वो एक इनइफेक्टिव सा रोल देखने को मिलेगा। वो भी यहाँ पर कैपेबल नहीं है कि इस स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इश्यूज़ आपको एमजी नरेगा के अंदर देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए, चलो ये तो इश्यूज़ हो गए, आप क्या सोल्यूशन कर सकते हो इसके लिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? तो नंबर 1 सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हो कि सबसे पहली बात, देखो काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वर्क ही नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, स्कीम चल रही है उसके अंदर काम ही नहीं मिल रहा है लोगों को, तो आपको इंश्योर करना होगा कि जो काम है वो प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरा, यहाँ पर इस स्कीम को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। मजबूत करने के लिए जो जेंडर गैप आपको देखने को मिल रहा है उस जेंडर गैप को भी ख़त्म करना होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, मेल फीमेल के बीच में एक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, मेल को थोड़ा सी ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, फीमेल को कम मिल रहा है, तो उसको यहाँ पर एक इक्वालिटी के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें करके हम लोग इस स्कीम को काफ़ी सुधार सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो फंड है वो टाइमली अवेलेबल भी करवाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था आर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल छोटा सा है, क्या मेंशन किया गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पर ओडिशा के बारे में काफ़ी सारी बातें बोली हैं। क्या बोली हैं समझते हैं। देखो, इन्होंने यहाँ पर बोला ओडिशा की सरकार को कि जो भी काम किया जा रहा है आज के टाइम पर, किस चीज़ को लेकर, कि भाई फॉरेस्ट कवर को लेकर ओडिशा का एक टारगेट था कि हम लोग काफ़ी सारे फॉरेस्ट कवर एरिया को कवर करेंगे, बहुत सारा प्लांटेशन किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन जो टारगेट था ना, वो टारगेट अभी तक सिर्फ 50% तक ही अचीव हो पाया है। सपोज़ यहाँ पर देखो एक डेटा दिया गया, मैं आपके साथ में डेटा शेयर करता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि ओडिशा ने यहाँ पे एक टारगेट रखा था कि सरकार कुछ प्लांटेशन करेगी इतने एरिया में, 8,80,705 हेक्टेयर के एरिया में प्लांटेशन करेगी। लेकिन अभी तक कितने एरिया में प्लांटेशन किया गया है? सिर्फ और सिर्फ 4,32,543 हेक्टेयर के अंदर। तो यहाँ पे 50% एरिया के अंदर अभी भी कोई प्लांटेशन एक्टिविटी नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस वाले मुद्दे को उठाया कि जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, जो टारगेट रखा गया था प्लांटेशन का, वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे लगाने का जो भी टारगेट था। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि देखो जो भी स्टेट है उसने यहाँ पर कुछ भी एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया है अपना, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी की वजह से जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ये यहाँ पर बेसिक सा करंट इशू हो गया है। बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। आने वाले टाइम पर हो सकता है इसके ऊपर कुछ और आर्टिकल्स पब्लिश हों। ध्यान में क्या रख सकते हो, जो पढ़ने वाली बात है ना इस आर्टिकल से, वो यहाँ पर सिर्फ एकलौती बात निकल कर आती है, वो है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है ये आपको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी में हेल्प करेगी। ठीक है ना। अब पॉलिटी में कैसे हेल्प करेगी, तो कैग को लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है। कैग क्या है, तो कैग बेसिकली यहाँ पर एक अथॉरिटी देखने को मिलती है जो कि हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन किया गया है। इनफैक्ट आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक सारी जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ही लिखी गई है। तो ये कौन होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये ऑडिटिंग करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि जांच पड़ताल करने वाले हैं। अब ये किस चीज़ की जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो सरकार का जो रिसीट है और एक्सपेंडिचर है, यानी कि सरकार ने कितना पैसा कमाया है और कितना पैसा खर्च किया है, उसका पूरा की पूरी यहाँ पर जांच पड़ताल, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गया। हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक इनके बारे में मेंशन किया गया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लस यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे CAG है ना, इनका जो स्टेटस है बिल्कुल सेम स्टेटस होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल कर आता है कि इनकी जो पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो CAG को कौन अपॉइंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, PM क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। और CAG को रिमूव भी किया जा सकता है जब यहाँ पर जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उनको अप्रूवल मिलेगा कि भाई हाँ CAG का कोई मिसबिहेवियर है, तो मिसबिहेवियर या फिर ये कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, तो उस बेसिस पर यहाँ पर इनको रिमूव भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पे इनका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, 65 ईयर्स इनकी लास्ट एज देखने को मिलती है। 65 ईयर्स तक यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी की एज है तो वो CAG रह सकता है। प्लस 6 साल का टर्म होता है और इनको रिमूव भी किया जा सकता है उस टर्म से पहले भी, यानी कि अपना टाइम पीरियड पूरा होने से पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है।
ध्यान रखना। तो ये CAG को लेकर कुछ बेसिक से पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने 4-5 पॉइंट्स ही बताए हैं। इसके बारे में आप लोग जब पॉलिटी पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये पॉलिटी पढ़े बिना तो जाओगे नहीं, तो जब पढ़ोगे तो वहाँ पे पूरे ये आर्टिकल्स आपको कवर करने होंगे। CAG को लेकर पूरा चैप्टर है वो पढ़ना ही है, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेम पेज पर आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अंदर जो हमारे नेशनल फ्लैग के आर्किटेक्ट हैं इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अब आपको पता होगा जो करंट टाइम पर हमारा नेशनल फ्लैग है इसको किसने डिज़ाइन किया है? इसको डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति हैं पिंगाली वेंकैया साहब, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो पिंगाली वेंकैया जी हैं इनका आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे स्टैचू बनाया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ पर इनको अभी सम्मानित किया गया, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल बताया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों? ये पिंगाली वेंकैया साहब चर्चा में क्यों आए? क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 अगस्त को इनकी 146th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया है। कौन सी? 146th बर्थ एनिवर्सरी का। और ये व्यक्ति इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति यही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो आर्टिकल के अंदर बात की गई कि हाँ बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ, इतनी सी बात सिर्फ पढ़ने लायक है। आप लोग खुद जब डेटा देखोगे तो यहाँ पे ये सारा का सारा डेटा आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करने वाला। अब क्या करना है कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेना है, क्योंकि GS पेपर नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पिंगाली वेंकैया साहब, इनका जन्म होता है 2 अगस्त को, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर हम लोग साल वगैरह देखें तो इनका जन्म होता है 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश की काफ़ी चर्चा की जा रही है। आंध्र प्रदेश के जो यहाँ पे लीडर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, ये आप देख पाओगे ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं पिंगाली वेंकैया साहब को। अब यहाँ पर ये जो पिंगाली वेंकैया हैं इनको हम लोग झंडा वेंकैया के नाम से भी जानते हैं। प्लस कौन थे ये? तो एक फ्रीडम फाइटर थे, प्लस हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, जो तिरंगा है, इसके डिज़ाइनर भी थे। जो हमारा नेशनल फ्लैग जो आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं उसी की बात की जा रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड बताया गया नेशनल फ्लैग को लेकर। इंडियन नेशनल फ्लैग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हमारा ये फ्लैग आया? तो 1918 से लेकर 1921 के आसपास की बात है। वेंकैया साहब ने यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया था कि हमारे पास में खुद का एक फ्लैग होना चाहिए, और वो इस मुद्दे को उठाते रहे। कांग्रेस के हर सेशन के अंदर जो सेशंस चलते थे वहाँ पर ये इस इशू को रेस करता करते थे। अब होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर उस टाइम पर ये एक लेक्चरर भी थे आंध्र नेशनल कॉलेज के अंदर, जो कि मछलीपट्टनम के अंदर है। तो वहाँ पे एक लेक्चरर का काम भी किया करते थे। एक दिन यहाँ पे ये महात्मा जी से मिलते हैं, महात्मा गांधी जी से, और यहाँ पर इस फ्लैग के डिज़ाइन के बारे में बताते हैं। दैन महात्मा गांधी जी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इनसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे एक फ़्रेश डिज़ाइन बनाओ हमारे नेशनल फ्लैग के लिए, और ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं। देन उसके बाद में आप कह सकते हो वेंकैया साहब एक फ्लैग का कलर चूज़ करते हैं, सैफ्रॉन ग्रीन कलर का यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो डिज़ाइन लेकर आते हैं। अब सैफ्रॉन और जो ग्रीन कलर आप लोगों ने देखा है, बीच में वाइट कलर आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से यहाँ पर 3 कलर का यानी तिरंगे का डिज़ाइन यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया। अब पहले तो क्या हुआ था, पहले यहाँ पे आप कह सकते हो फ्लैग किसी और कलर के हुआ करते थे। मतलब जो हमारा करेंट टाइम पर आपको नेशनल फ्लैग देखने को मिलता है ना, इसके कलर पहले चेंज हो जाया करते थे। मतलब पहले काफ़ी अलग अलग कलर के आए थे, और एक टाइम पे फ्लैग ऐसा था हमारा कि ऊपर यहाँ पे सैफ्रन हो गया, फिर बीच में वाइट हो गया, और फिर नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है ना। अब हुआ क्या था यहाँ पर कि इस फ्लैग के अंदर बीच में चरखा बना हुआ था, स्पिनिंग व्हील बना हुआ था, और वो जो स्पिनिंग व्हील था उसका सजेशन देने वाले कौन से व्यक्ति थे? लाला हंसराज, ध्यान रखना। इन्होंने यहाँ पे सजेशन दिया था कि बीच में एक स्पिनिंग व्हील होना चाहिए, जो कि इंडिया को दिखाएगा, इंडिया के ये बताएगा कि हाँ जो इंडिपेंडेंट इंडियंस हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना चरखा चला गया है, अपने लोकल फाइबर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसी चक्कर में फ्लैग के ऊपर एक चरखा दिया गया था, जो कि हमारा करंट टाइम पे फ्लैग आज के टाइम पर जो देखने को मिलता है ना, उसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गोल सा चरखा बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आज के टाइम पर ये अशोक चक्र बना हुआ है, उससे पहले वाला यहाँ पर जो फ्लैग हुआ करता था उसके बीच में चरखा हुआ करता था। उस चीज़ का रिकमेंडेशन किसने दिया था, सजेशन किसने दिया था, वो मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद में जो हमारा करेंट टाइम पर फ्लैग है, इसको ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया जाता है? तो ऑफिशियली अडॉप्ट किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू 1931 में। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि जो इंडियन फ्लैग है, जो आपको ट्राई कलर देखने को मिलता है, इसको हम लोग जो करेंट टाइम पर ट्राई कलर है, ये तो हमने ऑफिशियली पहले अडॉप्ट कर लिया था। देन बाद में जो हमारा ट्राई कलर तिरंगा देखने को मिलता है, जो प्रेजेंट फॉर्म में है, इसको यहाँ पर एग्जैक्टली लाया गया था
एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी 22 जुलाई 1947 में, तब यहाँ पर इसको बिल्कुल फाइनल तरीके से अडॉप्ट किया गया था। ठीक है ना, ये आपको इसका हिस्ट्री देखने को मिलेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने पहले भी कवर कर रखी हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का इसके ऊपर मार्क लगा लेना। फार्म लोन्स को लेकर एक डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब फार्म लोन को लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा है। लोकसभा के अंदर एक वॉर ऑफ वर्ड देखने को मिला है, यानी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उनके बीच में यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिला। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका कहना यह है कि फार्म लोन के ऊपर एक वेवर देना चाहिए। ठीक है ना, फार्म लोन वेवर के ऊपर ध्यान दो। वेवर मतलब फार्म लोन्स के ऊपर छूट दी जाए, जो फार्मर लोन लेते हैं उसके ऊपर एक छूट देनी चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर ओपोजिशन पार्टी ने यहाँ पर इसको सपोर्ट किया है कि फार्म लोन वेवर दिया जाए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक और इशू उठता है, वो एक स्कीम को लेकर है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर भी आपको ये इशू देखने को मिलेगा। दो चीज़ों को लेकर ये लोकसभा के अंदर मुद्दा उठा था। हालांकि एक चीज़ को लेकर तो रिजॉल्व हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, इन्होंने तो यहाँ पर ये बोल दिया कि देखो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है ना, ये नहीं हटाई जाएगी। यहाँ पे फार्मर्स को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट मिलता रहेगा इस लोन के माध्यम से। क्या है ये स्कीम, आगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे फार्म लोन वेवर को लेकर क्वेश्चनिंग की गई है ओपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू कि आप इंश्योर करो कि फार्म लोन वेवर दिया जाए। ठीक है ना, यानी कि फार्म लोन्स के ऊपर छूट दी जाए। लेकिन उसको लेकर बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो रूलिंग पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास दो बड़े बड़े इशू निकल कर आते हैं। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, दूसरा यहाँ पर जो फार्म लोन वेवर है इसको लेकर भी एक इशू निकल कर आता है। ये जो दूसरा टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ महीनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में जानते हैं। ये स्कीम क्या है। ये जो स्कीम है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 के अंदर। ये स्कीम इसलिए लेकर आए थे ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो बैंकिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके हम अपने फार्मर्स को टाइम पर क्रेडिट सपोर्ट दे सकें। अगर टाइम पर फार्मर्स को पैसा चाहिए, उधार चाहिए, तो वह पैसा हम लोग अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से दे सकें। उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर आए। तो मान लो यहाँ पे फार्मर्स को ज़रूरत है कोई अपनी खेती करने के लिए फर्टिलाइज़र की, खाद की, पेस्टिसाइड्स की, कीटनाशक की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पर वो इस प्रकार से बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, जिसको हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि अब बैंक से लोन लेंगे फार्मर्स, तो क्या इस पर इंटरेस्ट नहीं देना होगा? देना पड़ता है इंटरेस्ट भी, आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो स्कीम है ये पहले फार्मर्स के लिए लेकर आई गई, एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए इसको आगे बढ़ाया गया। जो एनिमल फार्मर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, ठीक है ना, गाय भैंस का जो पालन कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पशुपालन कर रहे हैं गाय भैंस का, तो बेसिकली उनके लिए भी यहाँ पर फिर इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था। क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज आगे आती हैं, तो कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये सभी बैंक्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ से क्या किया जा सकता है, ये एक तरीके से पैसे को लिया जा सकता है इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। नाउ क्वेश्चन ये है कि कैसे कैसे इसकी फंडिंग होगी, कैसे कैसे पैसा दिया जाएगा, तो इसको समझते हैं। अब मान लो यहाँ पर किसी किसान को ज़रूरत है पैसे लेने की, तो वो लोग यहाँ पर पैसा ले सकते हैं इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का इस्तेमाल करके। लेकिन जब पैसा लेंगे लोन की फॉर्म में, तो आपको पता है कि जब आप लोन लेते हो तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना होता है ना, ब्याज देना होता है। तो क्या फार्मर्स इंटरेस्ट देंगे? बिल्कुल देंगे। तो लोन जब लेंगे तो फार्मर्स को यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी गई थी कि सरकार 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, यानी कि 2% चलो सरकार यहाँ से दे देगी और 5% यहाँ पे फार्मर्स को देना पड़ेगा। 2% सरकार यहाँ पे मैनेज कर लेगी और 5% यहाँ पर फार्मर्स को देना होगा। ये बेसिकली यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर स्टार्टिंग में था। अच्छा, एक चीज़ और, ये कितने अमाउंट तक के ऊपर है, तो ये आपको 3 लाख रुपए तक देखने को मिलेगा कि इतना जो भी यहाँ पर पैसा लिया जा सकता है वो 3 लाख रुपए तक इतना इतना इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम काफ़ी चर्चा में आई, काफ़ी तारीफ़ें भी हुई, लेकिन उसके बाद में इसका मिसयूज़ भी होने लगा। और मिसयूज़ कैसे होने लगा, तो यहाँ पे जो क्रेडिट है ना, जो पैसा उधारी पर लिया जा रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी यहाँ पे लेने लगे, प्लस नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये पैसा उधारी पर लेने जाने लगा।
जैसे कि यहाँ पर बताया गया रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए भी यहाँ पर फिर पैसा काफ़ी सारा लोन पर लिया जा रहा था। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का एक मिसयूज़ भी देखने को मिला है। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे मेंशन ये किया जाता है, तो लोकसभा में इसी चीज़ को लेकर एक विवाद चल ही रहा था कि भाई फार्म लोन्स मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की जैसी चर्चा हुई, तो यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने यहाँ पे बोला कि बिल्कुल यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम रहेगी, इसको आप लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना। फार्मर्स को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर मुद्दा सुलझा। दूसरा मुद्दा यहाँ पर क्या रहा, फार्म लोन्स वेवर को लेकर, यानी कि फार्म लोन्स के ऊपर एक छूट दी जाए। तो यहाँ पर एक तरीके से अपोजिशन पार्टी पूछती है कि सरकार का कोई प्लान है फार्म लोन को वेव ऑफ करने का या नहीं। अगर आप फार्मर्स को सपोर्ट नहीं दोगे तो यहाँ पर एक इशू ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक टॉपिक तो आपने केसीसी पढ़ा, अब हम लोग थोड़ा सा फार्म लोन वेवर को देखते हैं। फार्म लोन वेवर क्या है, प्लस इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया था, वहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कलेक्ट भी किए थे, आपके साथ में पहले भी शेयर कर रखे हैं। यानी हम समझेंगे फार्मर्स को इस लोन के ऊपर छूट देना, ये क्या है मुद्दा, इसका इतिहास क्या है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और इसका नुकसान क्या हो सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इसी आर्टिकल से निकाल कर एक छोटा सा मुद्दा डिटेल से कवर करेंगे। फार्म लोन वेवर, ये बेसिकली यहाँ पर स्टेट्स के थ्रू एक स्कीम चलाई जाती है, यानी अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, फार्मर्स ने जो लोन लिया है ना, उस लोन पर उनको छूट दे सकें। अब फार्मर्स ने चलो लोन लिया तो उनको छूट क्यों देनी है, देखो काफ़ी बार कंडीशंस बेकार हो जाती हैं। उन्होंने पैसा लिया, उसके बाद में अपना खेती करी, खेती करने के बाद में जो उनको आउटपुट निकल कर मिलना था, यानी कि जो भी यहाँ पर उनके पास में अनाज आना था, वो यहाँ पे अनाज डैमेज हो गया किसी कारण की वजह से। मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और वो फार्मर अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो उस पैसे को चुका सकें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फार्म लोन वेवर का कि हाँ, फार्मर्स को इस लोन के ऊपर पूरी तरह से छूट मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ, फार्मर्स को हम लोग छूट देंगे। और यहाँ पर एक तरीके से जो फार्मर्स ने बैंक से लोन उठाया है, अगर फार्मर को नुकसान हो जाता है तो यहाँ पर उस बैंक का जो लोन रीपेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कर देगी। तो ऐसे यहाँ पर छूट मिल जाती है। बिल्कुल सेम इस चीज़ की तरह हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर देखा, लॉकडाउन के अंदर देखा, हम लोगों ने यही सिचुएशन क्रिएट हुई थी। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम ने एक गुहार लगाई। बैंकिंग सिस्टम ने यहाँ पर बोला कि आप हम लोगों से इस प्रकार से काम करवा रहे हो, लोन के ऊपर छूट दिलवा रहे हो, तो इससे बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कैसे डैमेज होता हुआ रहा है आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो इतना तो आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो फार्म लोन्स के ऊपर छूट देने के बारे में चर्चा की जा रही है ना, इसकी अपने आप एक हिस्ट्री है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बार जो एक तरीके से छूट दी गई थी लोन के ऊपर फार्मर्स को, वो मिडिवल इंडिया के अंदर दी गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के टाइम पर, ठीक है ना। तो ये इसका एक इतिहास देखने को मिलता है। और अभी तक जब से ये फार्म लोन वेवर की स्कीम के बारे में चीज़ें शुरू हुई हैं, तो अब तब से अभी तक अगर हम लोग देखें तो पूरे देश में जो नेशन वाइड, ध्यान रखना, पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ 2 बार फार्म लोन वेवर प्रोग्राम चलाया गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 बार, नेशन वाइड वर्ड यूज़ किया गया। पूरे देश भर में सिर्फ 2 बार यहाँ पर इस प्रकार से छूट दी गई है, एक 1990s के आसपास और 2008 के आसपास, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो फार्म लोन वेवर छूट दिया गया था ये 1990 में दिया गया था बाय दी वीपी सिंह लेड गवर्नमेंट, यानी जो वीपी सिंह जी की सरकार थी उस समय की बात की जा रही है। और फिर 2008 में आपको पता था कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था। तो 2008 में भी यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर जो छूट है, जो फार्म्स के ऊपर छूट है, जो लोन था बेसिकली इसके ऊपर छूट दी गई थी। तो देश भर में जो नेशन वाइड प्रोग्राम है वो 2 बार लॉन्च हुए हैं, 1990 और साथ ही साथ में 2008। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। लेकिन उसके बाद से जो ये फार्म लोन्स दिया जाता है, ये अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर देती हैं, अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से वो छूट वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फार्म लोन्स के ऊपर ये छूट देना क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझाओ। चलो इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है ना, हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो करेंट टाइम पर एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं। इसका मतलब उनके पास में ज़मीन थोड़ी सी कम है। हमारे देश भर में 85% से भी ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स देखने को मिलते हैं जिनके पास में ज़मीन बहुत कम है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर वो खेती करते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वो बेसिकली जब लोन लेते हैं तो उनको यहाँ पर लोन के ऊपर छूट चाहिए होती है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पर जो फार्मिंग है वो बेसिकली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मानसून के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं कि बारिश होगी तो एक अच्छी फसल निकल कर आएगी, और बारिश एक मीडियम कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर यहाँ पर ही सिचुएशन थोड़ी सी बेकार होती है तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो फार्मर ने लोन लिया है वो लोन डूब जाता है। तो यहाँ पर भी अगेन फार्म लोन्स के ऊपर छूट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद में ये चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो यहाँ पे कुछ पैसे को लें, और वो जो पैसा है उससे यहाँ पे क्या कर सकें, अपना खेती कर सकें, प्लस उसके बाद में क्रॉप के प्रोडक्शन के बाद में अपना जो डेली बेसिस पर लाइफ का खर्चा है, डेली एक्सपेंसेस हैं, उसको भी यहाँ पे पूरा कर सकें। तो इसके लिए भी यहाँ पर वो लोन ले लेते हैं। देन होता क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर देखते ये हैं कि जब वो फार्म लोन लेते हैं, अब लोन लेने के बाद में ना वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि उधार ले तो लिया, अब वो उधार चुका नहीं पाते। उन्होंने ये सारा पैसा फसलों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था। अब मान लो यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, बारिश बहुत कम हुई या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से या फिर क्या हो सकता है कि कोई डिमांड वगैरह नहीं हुई उनके फसल की, तो इसकी वजह से यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो यहाँ पर वो पैसा जो उन्होंने ले रखा है वो पैसा चुका नहीं पाते, और कर्ज़ा और चढ़ जाता है उनके ऊपर, यानी डेट ट्रैप के अंदर वो फंस जाते हैं। और इसी की वजह से हमारे देश में जो फार्मर सुसाइड्स हैं वो भी लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आते हैं। तो ये तो आपको फार्म लोन्स के पीछे का लॉजिक देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से हम लोग फार्म लोन्स लेकर आते हैं ताकि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस कर सकें। क्वेश्चन यह है, यहाँ पर एक मुद्दा ये भी उठाया जाता है कि फार्म लोन्स वेवर अगर दिया जाए तो इससे ना बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर लोन के ऊपर छूट दी जाए। तो वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो सबसे पहले चीज़ रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। ये इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो फार्मर्स ऐसे हैं जो कि आराम से अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना लोन पे कर सकें, मतलब कि ऐसे फार्मर बड़े फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, जो कि बहुत सारा लोन ले लेते हैं और उसको रीपे भी कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे उसको चुका सकते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर फिर वो वेट करते हैं कि हमें भी छूट मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाती है। यहाँ पे जो अफोर्ड कर सकता है वो भी यहाँ पर फिर छूट मांगने लगता है। दूसरा यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। होता क्या है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है तब भी वो लोन ले लेते हैं। तो क्यों, वो सोचते हैं कि यार आने वाले टाइम पर छूट मिल जाएगी, क्या दिक्कत है, लोन ले लेते हैं फिर इससे। और इससे दिक्कत ये होती है कि जिस फार्मर्स को असलियत में रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको यहाँ पे लोन नहीं मिल पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल कर आती है। फिर यहाँ पर एक तीसरी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि जो हमारा क्रेडिट कल्चर है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है। इसका मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है वो यहाँ पर ये बोलता है कि हमारे ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी है। आप कहते हो यहाँ पर छूट दी जाए, ठीक है, छूट दे दी गई, नहीं लिया गया पैसा, तो इससे क्या हो रहा है, बैंक के ऊपर थोड़ा सा बर्डन पड़ रहा है। कभी कभी बैंक के पास में यहाँ पर सरकार भी पैसा नहीं पहुँचा पाती है, तो बैंक के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और फिर जो बैंक के अंदर काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो सब चल रहा है कि जो डिपॉजिटर होते हैं, आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी हम लोग हैं, क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसे को सबमिट करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं, पैसे को जमा करते हैं। अब पैसे को जमा करने के बाद में उस पर बैंक इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है, वो मतलब इंटरेस्ट आपको भी देता है और कमाता भी, खुद भी कैसे कमाता है वो आपको पता है कि वो जो बैंक है वो आपका पैसा उठाकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को दे देता है। अब वो जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारा पैसा जो है वो सब लगा कर इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करके अब वो बैंक को पैसे के लौटाते हैं, और बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर, हाई ब्याज पर लौटाते हैं। बैंक आपको ब्याज कम देता है, तो जो बचा कुछ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बैंक रख लेता है। तो इस प्रकार से काम चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बैंक के पास में पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि बैंक लोन दे देगा, फिर वो लोन वापस से नहीं आएगा, तो वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि बैंक का लोन मर गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर बैंक सफ़र करेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है उनको भी प्रॉपरली टाइम पर चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं किस चीज़ के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फार्म लोन वेवर के अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत कुछ आपको जानने को मिला है। फार्म लोन वेवर का टॉपिक पिछले 3 महीने से रेगुलर बेसिस पर चर्चा में है। मैंने 4 बार डिस्कस किया है, आज 5वीं बार डिस्कस किया है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे।
कल मैंने आपके साथ में डिटेल से डिस्कस किया था इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में, बहुत डिटेल से आपको बताया था कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आज मैं रिलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको थोड़ा सा रिलेशन के बारे में डिटेल से जानना है तो प्लीज़ कल वाला वीडियो देख लेना, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। कल वाला वीडियो आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाओगे या दूसरा या तीसरा आर्टिकल मैंने जो डिस्कस किया है वो इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में है। अब आज क्या है, कल यहाँ पे क्या होना था, न्यूज़ ये थी कि इंडिया और मालदीव्स के, जैसे मालदीव के प्रेसिडेंट भारत में आए हैं तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में बातचीत करने वाले थे। तो कल यहाँ पर ये बातचीत हो चुकी है। तो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने हमारे पीएम के साथ में डिस्कशन किया और काफ़ी सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं। खासकर साइबर सिक्योरिटी को लेकर अग्रीमेंट साइन किया गया है और इंडिया और मालदीव्स दोनों ने यहाँ पे अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर फोकस किया है। दोनों कंट्रीज़ ने फोकस किया है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसको भी यहाँ पर टैकल किया जाएगा और साथ में मिलकर यहाँ पे टैकल करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में मालदीव्स ने भारत को थैंक यू भी बोला है। क्यों? कोविड-19 के टाइम पर भारत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मालदीव्स को, हर चीज़ में सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। जैसे हम लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड करवाई, सबसे पहले जो कोविशील्ड वैक्सीन है हम लोगों ने वो इन लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है ना। फिर बड़े बड़े क्राइसिस रिसेंट टाइम पे अगर ऐतिहासिक तौर पर देखोगे ना तो काफ़ी बड़े बड़े बवाल हुए हैं मालदीव्स के अंदर। मिलिट्री को हो चुका था, तख्ता पलट हो चुका था, उस समय भारत ने सपोर्ट किया। सुनामी आई थी, उस समय भारत ने सपोर्ट किया। ठीक है ना। ऑपरेशन कैक्टस भारत ने चलाया था मालदीव्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में मालदीव्स के अंदर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे इंडिया लगा रहा है, ग्रेटर माल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो $100 मिलियन का एक नया लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि मालदीव्स के अंदर कुछ और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे हम लोग और उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो और आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अब मालदीव्स को हम लोगों ने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, यानी कि बहुत सारे जो हथियार वगैरह हैं वो भी यहाँ पे हम लोग देते रहते हैं। काफ़ी कुछ हम लोगों ने एयरक्राफ्ट वगैरह फ्री में भी दिया है मालदीव्स को। अब यहाँ पर इंडिया ने एक गिफ्ट ऑलरेडी फिर से यहाँ पर एक मालदीव्स को दे दिया है। तो अपने रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने यहाँ पर एक गिफ्ट दिया है, एक आप कह सकते हो कि यूटिलिटी व्हीकल दिया है, डिफेंस व्हीकल दिया है मालदीव्स को, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक है ना। इसको लेकर भी मालदीव्स ने यहाँ पर थैंक यू बोला। क्लियर हो गया। तो ये तो पूरा आर्टिकल था, ये आप लोगों को करंट इशू देखने को मिलेगा। इसका बैकग्राउंड समझना है इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस, तो कल ही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। तो प्लीज़ कल वाले वीडियो को विजिट करना, वहाँ पे आपको दूसरा या तीसरा आर्टिकल मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करूँगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के बारे में चर्चा की जा रही है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा का अप्रूवल मिल चुका है। तो लोकसभा ने ट्यूसडे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल को पास कर दिया। अब यहाँ पर पास कर दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसा बिल आया था वैसे यहाँ पर पास कर दिया गया है। अब राज्यसभा से पास होगा तो बेसिकली यहाँ पर यह एक्ट बन जाएगा और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर कुछ नए चेंजेस हमारे पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं ना, वो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो आर्टिकल छोटा सा है, सब कुछ तो ऐड नहीं कर पाए, लेकिन बिल इंटरनेट पर प्रेजेंट है। तो बिल से मैं सारी चीज़ें आपके पास में लेकर आ चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पर इसके बारे में काफ़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि खासकर एनवायरमेंट का पोर्शन काफ़ी डायनेमिक है, तो चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं, तो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, इसको लोकसभा ने पास किया। ये बिल क्या बोलता है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको समझते हैं। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी थी। रिपोर्ट यहाँ पे लोकसभा से पास हो गई है। अब यहाँ पर आने वाले टाइम पर आगे इसके बारे में और चर्चा होगी। अच्छा, ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, यानी कि इसके अंदर संशोधन किया गया है, कुछ बदलाव करे गए। अब बदलाव किस में करेंगे, मतलब इससे पहले कोई बिल होगा उसी के अंदर तो चेंज किया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इससे पहले जो बिल था ना, वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस वाले एक्ट के अंदर यहाँ पर चेंजेस करे गए। ये भी पहले बिल होगा, फिर पास होगा, एक्ट बनाए। अब इस एक्ट के अंदर चेंजेस करे गए हैं और ये जो एक्ट, जो चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट वाला जो बिल है, ये भी फिलहाल अभी लोकसभा ने पास कर दिया है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराने वाले एक्ट के बारे में बताता हूँ, फिर आगे की कहानी बताऊँगा। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जिसके अंदर चेंजेस किए रहे हैं, ये क्या बोलता है? देखो, नाम से पता चल रहा है कि हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे एनवायरमेंट को, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। सिंपल बात है। अब इसके अंदर क्या बोला गया, प्रोटेक्शन देंगे हम लोग अपने वाइल्ड एनिमल्स को, प्लांट्स को। जो हमारा रीजन है, जो हैबिटेट है, जहाँ पे जानवर रह रहे हैं, एनवायरमेंट, उसको मैनेज किया जाएगा।
ठीक है ना। और वाइल्ड एनिमल्स प्लांट्स का जो भी ट्रेड होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लेकर आया गया था। अब इस एक्ट के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स हैं, आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको 6 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो कि अलग अलग प्रोटेक्शन देते हैं जानवरों को और प्लांट्स को। अब ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी बार चेंज हुआ, इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे गए। जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 2006 के अंदर किया गया था। क्लियर हो गया। अब ये जो बिल था पुराना, सॉरी ये जो एक्ट है पुराना वाला, इसके अंदर क्या क्या था ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अमेंडमेंट बिल के बारे में। जो अब की बार बिल लेकर आया गया है ना, इसने क्या क्या बोला है, क्या क्या चेंजेस होंगे वो यहाँ पे समझाया गया है। देखो ये जो बिल है इसने अब की बार मांग करी है कि हम लोग क्या करेंगे, जानवरों की प्रोटेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और जो साइट्स के प्रोविज़न है वो भी इंप्लीमेंट करेंगे। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो इंटरनेशनल व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है साइट्स। तो साइट्स के प्रोविजंस भी यहाँ पर इस बिल के अंदर देखने को मिलेंगे। सब कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है कि किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करना है। तो इस बिल ने यहाँ पर क्या करा, इस बिल ने यहाँ पर एक तरीके से बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अथॉरिटी बनाने वाली है। तो इस बिल के तहत बोला गया एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। अब ये जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, ये क्या करेगी, या आप कह सकते हो किसी भी स्पेसिमेन का, यानी कि किसी भी जानवर का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है तो उसको, मान लो किसी भी जानवर का व्यापार होना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है, तो उसको एक परमिशन चाहिए होगी। वो परमिशन देने का काम करेगी मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी भी यहाँ पर बनाई जाने वाली है, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो बिल है ये पूरी तरह से रोक लगाएगा किस चीज़ के ऊपर कि कोई फालतू की चीज़ इसके अंदर ऐड ना हो पाए। मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू चल रहा है। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है, करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें, मतलब अभी के टाइम पर जो हमारे पास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंदर टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो 6 शेड्यूल्स हैं टोटल, जिसमें से जो पहला शेड्यूल है ये बात करता है कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन देंगे। फिर यहाँ पर 4 शेड्यूल्स यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के बारे में बात करते हैं। फिर एक शेड्यूल यहाँ पर वर्मिन को प्रोटेक्शन देने के बारे में बात करता है। वर्मिन क्या है, तो वर्मिन यहाँ पर ऐसे जानवर हैं जो कि बीमारियों को काफ़ी ज़्यादा फैलाता है, ठीक है ना। तो शेड्यूल 1 क्या बात करता है कि जो भी स्पीशीज शेड्यूल 1 के अंदर डाली जाएगी उसको एक हाई लेवल का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि आज के टाइम पर बहुत सारे जानवर, जब इनके बारे में पढ़ते हो आप लोग, जैसे रिसेंटली आपने टाइगर के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे आप उसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस देखते हो कि वो कौन सी कैटेगरी में है, कौन से शेड्यूल में है। तो पहले वाले 1972 एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल हुआ करते थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। जो लास्ट वाला शेड्यूल था वो वर्मिन स्पीशी के बारे में चर्चा करता था। वर्मिन स्पीशी कौन सी होती है, वर्मिन जानवर वो होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक है ना, या फिर जैसे जंगली सूअर वगैरह हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं, प्लस यहाँ पे फूड क्रॉप्स वगैरह को डैमेज करते हैं, तो वो वर्मिन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये 6 शेड्यूल्स हुआ करते थे। लेकिन करेंट टाइम पर ये जो बिल आया है ना, इस बिल ने कुछ चेंजेस कर दिए। इस बिल ने बोला कि भैया 1972 में जो 6 शेड्यूल हुआ करते थे अब वो 6 नहीं रहेंगे, अब यहाँ पे टोटल 4 शेड्यूल रहेंगे। 4 शेड्यूल कौन कौन से रहेंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 क्या करेगा, एक हाई लेवल का प्रोटेक्शन देगा किसी भी स्पीशी को। फिर रहेगा शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 क्या करेगा, अगेन यहाँ पर ये भी प्रोटेक्शन देगा, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, ऊपर वाले में, नीचे वाले में थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन मिलेगी शेड्यूल 2 में। फिर शेड्यूल 3 यहाँ पे प्लांट्स को कवर करेगा, ये बताया गया। और इसमें से यहाँ पर जो वर्मिन स्पीशी वाला शेड्यूल है ना, वो रिमूव कर दिया गया, वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ अब की बार चेंजेस करे गए हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शेड्यूल्स को कम किया गया, क्लियर हो गया। प्लस इसी के अंदर एक और चेंज किया गया है, वो ये है कि जो एलियन स्पीशी होती है, इसका मतलब क्या है, देखो इन्वेसिव एलियन स्पीशी का मतलब है कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि इंडिया के नहीं हैं, लेकिन अगर इंडिया के वाइल्ड लाइफ के अंदर ऐड होते हैं तो उसको रोका जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं। तो उसके इंपोर्ट के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर एक रोक टोक लगाई जाएगी। तो ये यहाँ पर इस एक्ट के अंदर ऐड किया गया है, क्लियर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो सेंचुरीज़ हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह होती हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाएगा। इसको लेकर भी कुछ प्रोविजंस इस बिल के अंदर मेंशन किए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग बात करोगे तो एक चीफ वार्डन होने वाला है, मतलब कि एक जो एक तरीके से मैनेजर होता है ना, गार्ड होता है, वो यहाँ पर होने वाला है, जो कि सेंचुरीज़, जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है राज्यों के अंदर, उसको मैनेज करने का काम करेगा। तो ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, जो ये मैनेजर होगा, ये मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और बिल ने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि जो चीफ वार्डन है, इसकी जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। ये मैनेजमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी जैसे हमारी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
तो उसके कुछ प्लान्स वगैरह कि हाँ ऐसे ऐसे काम किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा इस वार्डन के थ्रू, इस मैनेजर के थ्रू या गार्ड के थ्रू, ठीक है ना। तो वो बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई, यहाँ पे बोला गया कि कुछ सेंचुरीज़ ना स्पेशल एरिया के अंडर में आती हैं। मान लो यहाँ पर कोई एक स्पेशल एरिया कौन सा होगा, जो कि शेड्यूल एरिया है, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट लागू होता है, ठीक है ना। वो शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करता है। तो शेड्यूल एरिया जो है बेसिकली वहाँ पे आप कह सकते हो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उस एरिया में जो मैनेजमेंट प्लान है ना, वो बेसिकली ग्राम सभा से पहले बातचीत होगी, उसके बाद मैनेजमेंट प्लान वहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद में कोई वार्डन, कोई गार्ड वहाँ पे मैनेज चीज़ों को कर सकता है। यानी कि कोई अगर स्पेशल एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहाँ का जो मैनेजमेंट प्लान है उसको तैयार किया जाएगा, पहले ग्राम सभा के साथ में बातचीत की जाएगी, उसके बाद बाकी सारे एरिया में आराम से हम लोग वार्डन को रख सकते हैं, वो वार्डन यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करेगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात की गई है। इस एक्ट के अंदर बोला गया जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जैसे कि हमारा कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास का एरिया जो है उसको कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस बिल के अंदर भी यहाँ पे पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के एरिया को कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर सकती है कि उस एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाए। अब क्वेश्चन यह है कि मान लो यहाँ पर कोई तब भी इन लॉस का उल्लंघन करता है, मतलब इतनी सारी रोक टोक लगा दी गई है कि भाई कोई बाहर की स्पीशी का व्यापार नहीं होना चाहिए हमारे देश में, अगर कोई कर देता है या फिर हमारे जानवर को जो प्रोटेक्शन दी गई कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है, ठीक है, उसको मार देता है, अगर कुछ ऐसी चीज़ करता है ना कि इस ओवरऑल एक्ट का उल्लंघन करता है, तो इसके के बाद क्या होगा, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। पेनल्टी जैसे कि यहाँ पर देखो वायलेशन भी अलग अलग प्रकार के हैं, एक जनरल वायलेशन हो सकता है और दूसरा स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स वो हो सकता है। तो जनरल वायलेशन के अंदर बोला गया पहले 1972 एक्ट के अंदर 25,000 रुपये का फ़ाइन लगा करता था, लेकिन अब यहाँ पे इस बिल के अंदर बोला गया कि 1 लाख रुपए का फ़ाइन मारा जाएगा अगर कोई यहाँ पर इसका वायलेशन करता है। दूसरा स्पेशल प्रोटेक्टेड एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो 1972 एक्ट के अंदर 10,000 रुपये की पेनल्टी थी और 2021 का जो बिल है इसके अंदर 25,000 रुपये की पेनल्टी मारी जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। यानी जो वायलेशंस के ऊपर पेनल्टी वगैरह है वो भी अब ज़्यादा चलाई जाएगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल क्या है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में साल 2021 में। ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, अभी फिलहाल लोकसभा के अंदर ये पास हो चुका है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। ना उसके बाद आएंगे पेज नंबर 5 पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो। रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसा आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा, तो यार आप लोग स्किप कर दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आएंगे पेज नंबर 16 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो इकोनॉमी के लिए यहाँ पर इकलौता आर्टिकल आता है, वो है ट्रेड डेफिसिट को लेकर। तो ट्रेड डेफिसिट जो है जुलाई के महीने में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बस खाली इतना समझ लेना, यही आपको काम करेगा एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि देखो आप एक्सपोर्ट भी करते हो व्यापार में और आप इम्पोर्ट भी करते हो, लेकिन ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन वो होती है जब एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए और इम्पोर्ट हमारा बढ़ जाए। यानी कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट करना कम कर दें, इम्पोर्ट बढ़ा दें। एक्सपोर्ट कम होगा तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा, इससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पाएगा, हम लोग कमाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा, अगर हम लोग इम्पोर्ट को बढ़ा देते हैं, अगर इम्पोर्ट बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, काफ़ी सारा सामान हम लोग परचेज़ कर रहे हैं और इसके बदले हमारे कंट्री का पैसा बाहर जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इम्पोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब मानी जाती है। यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, खर्चा बहुत सारा हो गया है, कमाई बहुत कम है। ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट की कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो गया। तो एक सिचुएशन अच्छी कौन सी हो सकती है, अच्छी सिचुएशन ये हो सकती है जब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट हमारा कम हो रहा हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे तो मामला उल्टा ही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक्सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, हमारा थोड़ा सा कम होता है, बट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब कि अभी भी जो सिचुएशन है वो यही है कि हमारा एक्सपोर्ट ना थोड़ा सा कम है, एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, और जो इम्पोर्ट है, सामान हम जो मंगा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है, सामान जब हम लोग मंगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट हमें बाहर करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन हमारे लिए ख़त्म हुई है और ये एक वर्स्ट कैटेगरी मानी गई है। अब जो हमने सामान मंगाया है वो बेसिकली 43% से बढ़ता हुआ नज़र आया, प्लस यहाँ पे सिल्वर वगैरह बहुत कुछ मंगाया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ, इंपोर्ट बढ़ चुका है, बस ऐसा बताया गया जुलाई के महीने में।
कितने कितने रुपए का हुआ है वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हर साल ये डेटा हर महीने ये डेटा चेंज होता रहता है। तो अभी जुलाई का पता चला क्योंकि अभी हम अगस्त के महीने में आ चुके हैं। जैसे सितंबर में जाएंगे तो अगस्त के महीने का डेटा पता चलेगा कि ट्रेड डेफिसिट कैसा रहा। सिंपल बात है। तो ट्रेड डेफिसिट के बारे में बस खाली इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ बाकी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो 3-4 एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं लेकिन पुराने हैं, मतलब कि घिसा पीटा टॉपिक है। जैसे फ्रीबीज़ के इशू को लेकर चर्चा की गई है, फ्रीबीज़ के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, तो डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, तो एक आर्टिकल ये देखेंगे, प्लस उसके बाद में यहाँ पर एक डिटेल आर्टिकल आया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए है, एंटार्क्टिका बिल को लेकर। तो ये बिल क्या है, एंटार्क्टिका को कैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आज का जो डेली मेंस क्वेश्चन है वो क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो 2 अगस्त है, आज 3 अगस्त है बेसिकली। तो 3 अगस्त का जो मेंस का क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है डिस्कस द एडवांटेजेस दैट 5G टेक्नोलॉजी होल्ड्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मोबाइल टेक्नोलॉजी। रिसेंट टाइम पे मैंने आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी बार पढ़ाया है और अभी भी लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो इसके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है कि 5G टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, प्लस जो हमारे पास में पुरानी वाली मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है 5G टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में आप बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग टाइप करोगे ये मेंस वाला ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग 23-24 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो। एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलना, इससे यहाँ पर आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल से। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दीपा सिन्हा ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है, डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है ना, एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे फ्रीबीज़ के बारे में चर्चा की गई है, तो फ्रीबीज़ को लेकर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और अब यानी फ्रीबीज़ के ऊपर कोई भी आर्टिकल आएगा इन फ्यूचर आने वाले टाइम पर, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही डेटा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि देखो मेंस में ना ये आर्टिकल जो है, देखो पता चल जाता है कि अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है, लंबे समय से कर रहे हो या फिर कुछ टाइम हो चुका है करते करते, तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो ये टॉपिक आपको मेंस में हेल्प करेगा या प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, ये टॉपिक आपको डायरेक्टली मेंस में हेल्प करेगा और इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो जो फ्रीबीज़ है इसको लेकर एक डेटा तैयार करके मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि जो आपको मेंस में क्वेश्चन लिखना है ना, 7 मिनट लिखने हैं, 7 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको पूरा आंसर लिखना है, सोचने का तक का समय नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से पहले से कंटेंट तैयार करके चलना है। वो कंटेंट आप लोग को फ्रीबीज़ के ऊपर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि फ्रीबीज़ का टॉपिक आपका आज तैयार हो जाएगा। फ्रीबीज़ होती क्या है पहले इसको समझते हैं। देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, वो बहुत सारे प्रॉमिस करती हैं, अलग अलग प्रॉमिस करती हैं कि हम लोग यहाँ पर ये फ्रीबीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि फ्री में आपको चीज़ें देंगे। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रॉमिस करती हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिजली फ्री में देंगे, वाटर सप्लाई फ्री में देंगे, है ना, डेली वेज हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। ये सब फ्रीबीज़ की कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों? ताकि वो लोगों का वोट सिक्योर कर सकें। इसीलिए तो कि भाई यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको ये फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हैं ताकि उनका जो वोट है वो सिक्योर हो जाए, आप उनको वोट दो, इसलिए आपको ये फ्री में चीज़ें मिल जाती हैं। फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में लैपटॉप मिल रहा है, स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, ये फ्रीबीज़ की कैटेगरी के अंदर आता है। और अभी तक केवल सिचुएशन यहाँ तक सीमित नहीं है, करेंट टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट्स, ये सारी चीज़ें भी आज के टाइम पे फ्री में दी जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि जो पैसा खर्च करके ये सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं आपको, वो किसका पैसा है? क्या सरकार का पैसा है? नहीं, वो किसका पैसा है? वो तो आपका पैसा है ना, यानी कि आपने टैक्स भरा है और वो टैक्स भरा है, सरकार के पास में टैक्स गया, वही यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसी रेवेन्यू के माध्यम से यहाँ पर ये जो फ्रीबीज़ हैं वो दी जा रही हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो इसको लेकर ना ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर हमेशा डिबेट छिड़ी रहती है। अब जब डिबेट होती है तो डिबेट में हमेशा आपने देखा होगा 2 पॉइंट्स होते हैं, एक फेवर में होते हैं, एक अगेंस्ट में होते हैं कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई आर्टिकल में फ्रीबीज़ को लेकर क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्या चीज़ें फेवर में देखने को मिलती हैं और क्या चीज़ें अगेंस्ट में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फेवर की। फेवर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि फ्रीबीज़ की वजह से ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं,
हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम चलाया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आप समझते हो ना, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सरकार जो है किसान भाइयों से अनाज खरीदती है एमएसपी पर, और आपको राशन में वो अनाज मिल जाते हैं 2 से 3 रुपये पर केजी के हिसाब से, राशन वाला जो सामान मिलता है, अनाज जो मिलता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी सस्ता सामान दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई जाती है ताकि हम लोग आगे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवा सकें। उसके बाद में एजुकेशन को सपोर्ट दिया जाता है, हेल्थ को सपोर्ट दिया जाता है। और पैंडेमिक के टाइम पर, कोविड के टाइम पर भी इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई थी फ्री में। जैसे हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ फ्री में मिला था, दवाइयाँ फ्री में बटी थी, बहुत कुछ हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर कभी कभी जो फ्रीबीज़ है ना, वो ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो पहला फेवर तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा फेवर यहाँ पर क्या बताया गया, दूसरा फेवर ये बोला गया कि फ्रीबीज़ की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बूस्टअप होती हैं। अब आप कहोगे फ्रीबीज़ और इंडस्ट्रीज़ का क्या लेने देना है, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया तमिलनाडु और बिहार का। जब आप लोग यहाँ पर तमिलनाडु और बिहार को देखते हो ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसेंट टाइम पे वेमेन को यानी महिलाओं को मशीन दी है सिलाई करने वाली, स्विंग मशीन दी है, साड़ीज़ दी हैं, साइकिल्स प्रोवाइड करवाई हैं। ये सब कुछ यहाँ पे दिया है अपने रेवेन्यू से, यानी स्टेट का जो रेवेन्यू है, स्टेट का जो यहाँ पे बजट रेवेन्यू, वहाँ से वो पैसा निकाल कर ये कुछ प्रोवाइड करवाया है। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप मिल रहा है इससे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तमिलनाडु ने मतलब डिसाइड किया कि चलो हम लोग महिलाओं को ये स्विंग मशीन देंगे, सिलाई वाली मशीन। अब देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इंडस्ट्री से परचेज़ करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री से ऑर्डर लेना होगा। तो इंडस्ट्री से यहाँ पर ये ऑर्डर दिया जाएगा कि हाँ भैया इतनी मशीन यहाँ पे बनने को तैयार करनी है, और ये मशीन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा। इंडस्ट्री यहाँ पर इन सारी मशीन्स को डेवलप करेगी और वो सारी मशीन्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। तो एक इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा फेवर यहाँ पर यह बताया गया। तीसरा यहाँ पर क्या बताया गया, एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस। देखो हमारे कंट्री में ना बहुत सारे राज्यों के अंदर यहाँ पर ये फ्रीबीज़ दी जाती है, फिर उसके बराबर वाला राज्य भी सोचता है कि यार हमें भी फ्रीबीज़ मिलनी चाहिए। जो अगर फ्रीबीज़ देते हैं तो इससे यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको यहाँ पर मिलने लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, सरकार ये कुछ कर रही है, ये कुछ फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पर फुलफ़िल होने लगती हैं। तो तीसरा कुछ इस प्रकार से आपको ये फेवर वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। चौथा एक और फेवर में पॉइंट देखने को मिलता है, वो ये है कि जो लेस डेवलपर स्टेट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इतना विकास है नहीं, उनकी मदद करता है फ्रीबीज़। तो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये फ्रीबीज़ उनकी मदद करता है, वहाँ पे डेवलपमेंट लेवल को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये भी एक फेवर वाला पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो फ्रीबीज़ को लेकर तो ये सारे फेवर वाले पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं फ्रीबीज़ के डाउनसाइड्स के बारे में, मतलब इसको लेकर अगेंस्ट में क्या क्या मेंशन किया गया या नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ फ्रीबीज़ को लेकर पहला नेगेटिव पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। इसका मतलब जो ये फ्रीबीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, फ्री में आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही हैं, इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर खर्चा बढ़ जाता है, तो खर्चा यहाँ पे कर दिया और फिर उसके बाद में जब पैसा ख़त्म हुआ तो जाके कहीं से उधार ले लिया, बोरो कर लिया, तो उससे यहाँ पे हालात स्टेट्स के ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन आपको श्रीलंका में देखने को मिली थी। श्रीलंका में भी यही किया गया था। क्या किया गया था, श्रीलंका ने खूब सारी फ्रीबीज़ दी थी, भर भर के फ्रीबीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई थी। और उसके बाद यहाँ पे हालात आप देख पाओगे कि श्रीलंका का जो खुद का रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा। तो फ्रीबीज़ के बारे में आपको समझना है, मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल है कि यहाँ पे खर्चा ज़्यादातर बढ़ जाता है सरकार का। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टेट का जो फिजिकल सिचुएशन है, यानी कि फाइनेंशियल पैसों से संबंधित जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। होता क्या है, अच्छा खासा पैसा है राज्य के पास में, अब यहाँ पे वो पैसा खर्च कर दिया तो उनके पास में एक मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ बचती नहीं है, फिर उनको यहाँ पे बोरो करना पड़ता है, फिर सिचुएशन ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। तो दूसरा यहाँ पर अगेंस्ट में पॉइंट ये देखने को मिलता है। तीसरा यहाँ पे बोला गया कि भैया हमारे कंट्री में ना जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम लोग फ्री और फेयर के इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे लोगों को लालच दे देकर कि ये फ्री में दिया जाएगा, ये फ्री में दिया जाएगा, तो इसके बेसिस पर अपने वोट को सिक्योर कर रहे हो, तो ये कोई फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्री और फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। तो ये भी यहाँ पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी एक अनएथिकल तरीका है, एक गलत तरीका है। प्लस यहाँ पर जैसे घूस दी जाती है ना, वैसे ही आप अपने वोटर्स को घूस दे रहे हो, उसके हिसाब से वोट ले रहे हो, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट ऐड होता है, वो ये है कि ये जो फ्रीबीज़ हैं ना, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में जा रही हैं।
एनवायरमेंट के अगेंस्ट में क्यों जा रही है? हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो आप सोचोगे वेट, एनवायरमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाएगी फ्रीबीज? तो देखो इसको समझो। होता यह है कि फ्रीबीज में मैंने आपको बताया काफ़ी सारी जगह पर आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली देखने को मिलेगा फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। और ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी क्या है कि कुछ भी फ्री में मिले ना तो भर भर के लो उसे, 2-3 लो। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रही है, तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं ना वो बहुत खूब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। और यूज़ क्या, इसमें वेस्टेज होने लगेगा, बर्बादी भी होने लगेगी, क्योंकि उनको बिजली फ्री में मिल रही है, बिल वगैरह पे नहीं करना है, तो वेस्टेज वगैरह बहुत होने लगेगा। तो आप फिर सोचोगे इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये देखो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली यहाँ पर बनाई जा रही है, वो कैसे बन रही है। बिजली बन रही है कोल को जलाकर, कोयले को जलाकर, कोयले को जलाया, उससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया। और ख़ासकर बिजली में यही है कि जैसे जैसे बनती है वैसी वैसे यहाँ पर खर्च भी होती रहती है, हम इसको स्टोर नहीं कर पाते। तो दिक्कत यहाँ पर यह बन जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए अगर आपने फ्री में प्रोवाइड करवा दी है तो इसके लिए कोल बहुत सारा जलाना पड़ रहा है। और अगर वेस्टेज हो रहा है, खूब सारी बर्बादी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही है और उसके लिए ज़्यादा कोल जल रहा है, तो इधर से पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब जो फ्रीबीज़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में चली जाती है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। सिंपल बात है, समझ में आ गई। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में एक और लास्ट में इसके अगेंस्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है फ्रीबीज़ की वजह से जो हमारा क्रेडिट कल्चर है ना वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया फार्म लोन वेवर के बारे में, फ्रीबीज़ के अंदर ही आता है। यानी कि काफ़ी सारी जगह पर क्या होता है ना, मान लो लोन लिया गया किसी लोगों के थ्रू, फार्मर्स के थ्रू लोन लिया गया, अब उस लोन के ऊपर छूट दे दी जाती है। अब लोन के ऊपर छूट दे दी जाती है तो इससे क्या होता है, हमारा क्रेडिट कल्चर, बैंकिंग सिस्टम वगैरह ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब वो कैसे डिस्ट्रॉय होने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा फार्म लोन वेवर का कॉन्सेप्ट समझाया, डिटेल से वो सारी बातें प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, ये हमने पूरा ओवरऑल डिस्कशन कर लिया फ्रीबीज़ के बारे में, क्या फेवर है क्या अगेंस्ट, सब कुछ कवर कर लिया। अब लास्ट में यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि आप लोग किस चीज़ को सपोर्ट करते हो, फ्रीबीज़ के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। नीचे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख सकते हो। तो इतना डेटा तैयार रखना, बाकी कुछ भी यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीबीज़ को लेकर काफ़ी कुछ आप लोग यहाँ पर पढ़ लोगे तो इससे मदद नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में पहले से एक डेटा तैयार होना चाहिए जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, ये लिखा गया है जयराम रमेश के थ्रू। तो 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल थे आज के हमारे न्यूज़पेपर में। तीसरा चाइना ताइवान को लेकर भी है, और वो चाइना ताइवान का इशू मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका, बिल्कुल फ्रंट पर सबसे पहला जो आर्टिकल है मैंने वही कवर किया था, ठीक है ना। अभी आपको दिखा दूंगा मैं। तो ये आर्टिकल बात करता है इंडिया के एंटार्क्टिक बिल के बारे में। आओ समझते हैं क्या है। तो सरकार ने क्या किया, एंटार्क्टिक बिल को यहाँ पर पास कर दिया है, और वो एंटार्क्टिक बिल पास हो चुका है। अब ये जो बिल है ना, ये क्या करेगा, ये हमारे एंटार्क्टिका वाले रीजन को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करेगा। तो पार्लियामेंट ने इस एंटार्क्टिका बिल 2022 को पास कर दिया है राज्यसभा के अंदर। तो अब ये जब पास हुआ तो उसके बारे में ये काफ़ी सारी बातें मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे बोला ये गया, ये जो बिल है ना, ये इंडियन सिटीजन्स के ऊपर तो अप्लाई होता है, साथ ही साथ में फॉरेन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा एंटार्क्टिका के बारे में बता दूँ। जब आप लोग यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हो तो अर्थ आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। ऊपर जो रीजन देखने को मिलता है बर्फीला रीजन, यानी नॉर्थ पोल पर, वो कौन सा रीजन है, वो है आर्कटिक वाला रीजन, ठीक है ना। और जो इसके नीचे वाला रीजन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे भी जो साउथ पोल वाला रीजन है, यहाँ पे भी बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली यहाँ पर एंटार्क्टिक वाला रीजन है। तो हम लोग कौन से वाले पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं, एंटार्क्टिक वाले की, इस वाले रीजन की जो साउथ पोल पर है। तो एंटार्क्टिक वाले रीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए ये पूरा का पूरा बिल लेकर आया गया है। तो इस बिल के प्रोविजंस क्या क्या हैं, आओ इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर इस बिल ने यहाँ पे ये बोला कि कुछ गाइडलाइंस वगैरह, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहाँ पर होने वाली हैं जो कि हमारी सरकार इशू करेगी। सरकार यहाँ पे क्या करेगी, एक कमेटी को अपॉइंट करेगी, और मान लो कोई एंटार्क्टिका के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसको पहले तो एक परमिशन लेनी होगी, और इंडिविजुअल व्यक्ति को ऐसे अलाउ किया भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। पहले एक प्रॉपर परमिशन के हिसाब से जाकर अलाउ किया जाएगा। ये क्यों, ऐसा क्यों, इतनी रोक टोक क्यों लगाई, आगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ये जो बिल है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविज़न है कि एक कमेटी को बनाया जाएगा जो कि इस पूरे के पूरे एंटार्क्टिक वाले रीजन को देखेगा और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। जैसे क्या क्या है, आज के टाइम पर एंटार्क्टिक वाले रीजन में ना बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो उन मिनरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ऐसा इस बिल के अंदर मेंशन किया गया है।
बिल ने ये बोला कि एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर जो भी ड्रिलिंग है, यानी खुदाई हो रही है, ड्रेजिंग हो रही है, ठीक है ना, एक्सकेवेशन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट कर दी गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मना कर दी गई हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप वहाँ पे मिनरल निकालने के लिए ये कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर रोक लगाई गई है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ जो परमिशन दी गई है वो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगर आपको रिसर्च करनी है एंटार्क्टिक वाले रीजन में तो आप रिसर्च करने जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर बाकी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह निकालने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये इस पर्टिकुलर बिल के अंदर मेंशन किया गया। दूसरा यहाँ पे प्रोटेक्टिंग नेटिव प्लांट्स, इसका मतलब क्या है, जो नेटिव प्लांट्स हैं यानी कि एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर खुद के बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कोई बाहर से कोई दूसरा प्लांट नहीं लेके जाएगा, कोई दूसरा एनिमल वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर यह बोला गया कि आप लोग वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकते हो, एंटार्क्टिक वाले रीजन में हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं सकते हो। क्यों? अगर हेलीकॉप्टर लैंड करते हो, उड़ाते हो, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो बर्ड्स और सील्स हैं ना वो डिस्टर्ब होंगी, यानी कि वहाँ पे जो चिड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, जो सील्स देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएंगी और इससे यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर यह बोला गया कि भैया इस चीज़ के ऊपर भी रोक लगा दी गई है, ताकि हम लोग वहाँ पे जो जानवर है उसको एक प्रोटेक्शन दे सकें। देन उसके बाद में एक और पॉइंट ऐड किया गया, प्रोहिबिशन ऑन इंट्रोड्यूसिंग बर्ड्स ऑन नॉट नेटिव टू एंटार्क्टिका। मतलब इस चीज़ के ऊपर भी रोक लगाई गई है। देखो बहुत सारी जो एंटार्क्टिका के अंदर सील वगैरह पाई जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग जानवर पाए जाते हैं जो कि बर्फीले जानवर हैं, लेकिन यहाँ पे एंटार्क्टिका से अलावा मान लो कोई बाहर दूसरी स्पीशी है जो कि एंटार्क्टिका की नहीं है, तो आप दूसरी स्पीशी को इस एंटार्क्टिका के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन यानी रोक लगाई गई है। यहाँ पे बोला गया कि कोई भी एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि एंटार्क्टिका का खुद का हिस्सा नहीं है, वो भी प्रोहिबिटेड है, उसको आप लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये यहाँ पर बोला गया। अगर कोई गलती से भी करता है, इसका वोलेशन करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। क्लियर हो गया। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविज़न है इंडियन टूर ऑपरेटर्स के लिए। ये जो बिल है ना, ये इंडियन टूर ऑपरेटर्स के लिए भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे एक तरीके से उनको एक परमिशन चाहिए होगा। प्लस यहाँ पे क्या होता है, आपको पता होगा एंटार्क्टिका के अंदर ना 40 परमानेंट रिसर्च स्टेशंस, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग रिसर्च स्टेशंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मतलब जैसे कि एंटार्क्टिका के अंदर बर्फ़ पिघल रही है, यानी कि हमें पता चलता है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ पिघल रही है, सारी बातें हमें कैसे पता चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है जो कि रेगुलर बेसिस पर रिसर्च करते रहते हैं, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये जो बिल है ना, ये भी यहाँ पर ये बात करेगा कि भैया हमारे पास में 40 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका के अंदर, जिसमें से मैत्री और भारती यहाँ पर आपको 2 इंडियन रिसर्च स्टेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस बिल का यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि यहाँ पे हमारा काम है कि इस पूरे एरिया को एक प्रोटेक्शन दिया जा सके। प्लस इस बिल का मेजर ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया के मतलब जो एंटार्क्टिका वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, उसको प्रॉपरली हम लोग मैनेज कर सकें, वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें। क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर बिल की हमें आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है ना, उसको हम लोग यहाँ पे फुलफ़िल कर रहे हैं। आपको पता होगा एक एंटार्क्टिका ट्रीटी करी गई है 1983 के अंदर। तो यहाँ पे जिन भी देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया था, सबका मेजर फोकस है, लगभग 54 कंट्रीज़ ने यहाँ पर इसको साइन किया है। सबका मेजर फोकस ये है कि हम लोग इस पूरे के पूरे एंटार्क्टिका रीजन को प्रोटेक्शन दे सकें। तो इंडिया भी यहाँ पर उसी देश में आता है, इंडिया ने भी यहाँ पर उसी ट्रीटी को साइन कर रखा है, ठीक है ना। कौन सी वाली ट्रीटी? 1983 वाली ट्रीटी को साइन कर रखा है। हम लोग भी यहाँ पे एंटार्क्टिका को प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस बिल को लेकर आए। दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया कि करेंट टाइम पर देखो इंडिया जो है इस ट्रीटी का सिग्नेटरी है, ये हमने देखा। प्लस यहाँ पे भारत का फोकस बनता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को, यानी पूरे एंटार्क्टिका को एक प्रोटेक्शन दे सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें। तो इसके लिए भी यहाँ पर उस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है और इसकी वजह से भी यहाँ पर इन सभी कंट्रीज़ को उस एरिया को प्रोटेक्शन देने का काम बनता है और इसकी वजह से भारत यहाँ पर ये बिल लेकर आ रहा है। प्लस कुछ की हाइलाइट्स क्या एंटार्क्टिका के बारे में, तो एंटार्क्टिका के बारे में कुछ बातें जान लो। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंटार्क्टिका क्या है, यहाँ पर आपको 40 परमानेंट स्टेशंस देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग देशों ने यहाँ पे बना रखे हैं साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए। इंडिया ने भी यहाँ पर 2 स्टेशंस को बना रखा है। मैत्री को कमीशन किया गया था 1989 में एट स्किरमर हिल्स। उसके बाद यहाँ पे भारती को कमीशन किया गया था लार्जमन हिल्स। तो यहाँ पर 2 रिसर्च स्टेशंस देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पर। प्लस यहाँ पर बताया गया कि देखो हम लोग रेगुलर बेसिस पर ना एक्सपीडिशंस को लॉन्च करते रहते हैं, यानी कि वहाँ पर रिसर्चेस वगैरह भी की जाती हैं। तो एंटार्क्टिका जो है
ये अर्थ का सदर्न मोस्ट रीजन है, मैंने आपको बताया साउथ वाले पोर्शन पर, साउथ पोल पर देखने को मिलेगा एक कॉन्टिनेंट नज़र आता है। तो वो सारी बातें यहाँ पर एंटार्क्टिका को लेकर एक फैक्चुअल डेटा प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस बिल को लेकर सारी बात आपको पता चल चुकी हैं। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने वोकैब्स को देख लेते हैं, आज की वोकेबलरीज़ क्या क्या हैं। तो आज के वोकेबलरी सेशन में जो फर्स्ट वोकैब है वो है एंकर। एंकर मतलब है झेलना या फिर सफ़र। दूसरा है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग मतलब निरंतर या फिर कंटिन्यूअस। उसके बाद यहाँ पर आप तीसरा वोकैब देखोगे, ये है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब सुस्पष्ट या फिर क्लियर। चौथा वोकैब देखने को मिलेगा प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब विकास या फिर ग्रोथ। पांचवा देखने को मिलेगा पेरिल। पेरिल मतलब विपत्ति या फिर डेंजर। तो आपको ये 5 वोकैब्स देखने को मिल जाती हैं आज की। क्लियर हो गया। बाकी हमारे पास में एक डेटा पॉइंट है आज का। डेटा पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। ये फॉरेस्ट कवर एरिया के बारे में बात करता है। ये चार्ट हमें बताता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जहाँ पे आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये सारे राज्य देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या हो रहा है ना, जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, वो लगातार कम हो रहा है। तो बहुत सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर 70% का जो एरिया है ना वो जंगलों से कवर है। लेकिन पिछले कुछ टाइम पे हम लोगों ने पिछले 10 सालों में देखा यह है कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो लगातार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर कम हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, असम है, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन करेंट टाइम पे पिछले 10 सालों के अंदर ये फॉरेस्ट एरिया भी लगातार कम हो रहा है। तो वो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि फॉरेस्ट एरिया कब कम हुआ। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया और फिर उसके बाद में कुछ ग्राफ्स वगैरह दिए गए। तो ग्राफ्स में यहाँ पर कुछ प्रीवियस डेटा को ऐड किया गया है। ये यहाँ पर ध्यान में इतनी ज़्यादा रखने की आवश्यकता है नहीं। फिर ये ग्राफ दिए गए हैं कि भैया कितना कितना फॉरेस्ट कवर है स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर में, वो भी यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटा सा डेटा था। बाकी आप लोग टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी हमारे काम का आज आया नहीं है। तो कुछ रिपीटेड आर्टिकल्स थे जो कि हम लोगों ने अभी कवर किए हैं। और उसके बाद आपको पता होगा यार, वीडियो थोड़ा सा द हिंदू का आजकल काफ़ी सारी चीज़ आ रही हैं डिस्कस करने के लिए, इंपॉर्टेंट आ रहा है। इस वजह से इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस है कल से मैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स भी इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं सर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स भी एक आध ऐड कर दिया करो। तो बिल्कुल ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम पे ऐड कर रहा था मैं, लेकिन आजकल द हिंदू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्लस यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो अभी मैं इसके अंदर और आर्टिकल्स ऐड कर दूंगा तो ये वीडियो 1.5 घंटे तक का पहुँच जाएगा। फिर अपलोड होने में भी यहाँ पे प्रोसेसिंग लगा करेगी, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, कल से ऐड कर दिया जाएगा, तो परेशान ना होना। फिर उसके बाद में हम लोग अपने मेन प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है इसको आंसर देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन था, H1N1 वायरस जो है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ कौन सी बीमारी को रेफ़र करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ए, ठीक है ना। तो सॉरी डी। तो H1N1 जो फ्लू है ना, ये बेसिकली यहाँ पर इसको हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। तो जो स्वाइन फ्लू है ये एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस टाइप है जिसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं H1N1 के थ्रू। तो H1N1 बेसिकली कौन सी बीमारियों को रेफ़र करता है, तो स्वाइन फ्लू को रेफ़र करता है। और आपको पता होगा अभी यहाँ पर जो है ना स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर चर्चा में भी बना हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक करंट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो कि बीमारी के बारे में पढ़ लेना। कल मैंने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में डिटेल्स आपको बताया था। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।